सभी बच्चों को जेएसएस लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। और आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं। तो सभी बच्चे यूट्यूब पर जाए और सर्च करें जेएसएस लर्निंग पॉइंट, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि हर बच्चे को एग्ज़ाम में पूरा 50 का 50 मार्क्स मिले। और सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखें और 100% है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो समय को देखते हुए आगे चलें हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी जो है, जो अभी वर्तमान जो अभी चल रहा है, ये कौन सा महादेश के अंतर्गत आता है? तो ये यूरोप के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो किस वंश का? बुर्बो वंश का। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी जो था उसका जो संबंध था वो किस संगठन से था? कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। और इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? जो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था, जो उसके विरोध में था, वो कौन सा देश था? वो एस्टोरिया था। कौन? एस्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर को वेक्टर इमोनियल ने किस पद पर नियुक्ति किया गया था? तो काउंट काबूर को किस इस पर वेक्टर इमोनियल को किस पद पर? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, गोरीबाल्डी पेशे से क्या थे? यानी गोरीबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था। क्या था? पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। और इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन जो था राज्य का जो निर्माण हुआ था वो किसने किया था? तो वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जालवेरिन एक संस्था थी, यानी जालवेरिन जो थी वो एक संस्था था, तो वो किससे जो है रिलेटेड संस्था था, है ना? तो वो जो था वो व्यापारियों से संबंधित एक संस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह का जो है अवलंबन जो है ये बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक, बिस्मार्क ने किया था। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी तो वो 1964 में हुई थी। 1864 में हुई थी, क्योंकि 1866 में सेडवा का हुआ था और 1870 में सेडान का हुआ था और 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो 1864 यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान परिणा स्रोत रहा? यानी जो यूरोप के रहने वाले थे वो किस देश का साहित्य, मतलब साहित्य और विज्ञान का जो सोर्स रहा था, परिणा सोर्स रहा था, तो वो यूनान का रहा था। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये जो है ये तुर्की के साथ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? यानी रूस में एक कृषक दास प्रथा था, जो इसका खात्मा हुआ था, तो ये किस वर्ष हुआ था? 1861 में हुआ था। 1861 में हम लोग एक ऑप्शन के साथ जाएंगे।
14 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ये रूस में एक शब्द का इस्तेमाल होता था, जार। ये जार जो है, ये इसका मीनिंग क्या था, इसका अर्थ क्या था, वही कहा है। यानी रूस में जो है, यानी रूस के सम्राटों को जो है जार कहा जाता था। तो जार शब्द का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक है बच्चे, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था उसका जर्मनी में। यानी हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलो फिर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 में को देखते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी साम्यवादी शासन का जो पहला जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। सभी बच्चे ध्यान से देखें वीडियो को, रूस में हुआ था। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यानी जो यूरोपियन जो था, जैसे लुई वाला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, इनमें से कौन समाजवादी नहीं था? तो वो कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स समाजवादी नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस की रचना किसने की थी? तो वार एंड जो पीस की जो रचना की थी वो किया था टॉलस्टॉय। कौन? टॉलस्टॉय ने किया था। ठीक, तो फिर इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हो गया 19। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? यानी बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो वो जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, ये नवंबर 2000 सॉरी 2000 नहीं, 1917 को। ठीक है, नवंबर 2000 सॉरी 1917 को हुआ था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। फिर उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन किया था वो ट्राट्स्की ने किया था। कौन? ट्राट्स्की ने किया था। ठीक है, और लाल कुर्ती का जो सेना का जो गठन किया था वो गोरीबाल्डी ने किया था। और यंग यूरोप यानी या फिर यंग इटली का जो गठन किया था वो मिजीनी ने किया था। किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राट्स्की ने किया था। उस ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो 1924 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। और इसी के साथ हम लोग फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ब्रास्ट ली टोएस की संधि किन देश के बीच हुई थी? तो दोनों की जो इनका जो संधि हुई थी ये रूस और जर्मनी का हुआ था। किसका किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, इसका संधि हुआ था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, रूस और जर्मनी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। यानी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। वियतनाम और लाओस। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है। और इसका नया नाम जो है, कंबोडिया का नया नाम अभी कंपुचिया कहते हैं इसको। ठीक है, और हिंदू देवता जो है विष्णु, इसका निर्माता जो है सूर्यवान था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? जो हिंद चीन जो पहुंचने वाला जो पहला जो बिजनेसमैन था वो कहाँ के थे? तो वो व्यापारी, वो बिजनेसमैन जो था वो पुर्तगाल की थी। कौन? पुर्तगाल की। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। उसी के साथ ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले
फ्रांसीसी कहे जाते थे क्या? यानी देखो, सबसे पहली बात है कि जो फ्रांस के लोग होते थे उसको तो फ्रांसीसी कहा जाते थे। लेकिन जो फ्रांसीसी यानी फ्रांस के रहने वाले जो हिंद चीन में रहते थे, बसते थे, उसको जो कहा जाता था वो कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन। यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उसी के साथ फिर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, न्योत्तम सिहानुक कहाँ के शासन थे? तो जो नरोत्तम सिहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के शासक थे। फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 28 है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो लिखा था वो लिखा था फान बुई चाओ ने लिखा था। किसने लिखा था? फान बाओ चो ने लिखा था। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था? यानी 1946 मार्च 1946 में वियतनाम जो वियतनाम में जो समझौता हुआ था, तो उस समझौता के जो नाम रखा गया था उस समझौता का नाम था हनोई समझौता। क्या नाम था? हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो रसेल के। किसका? किसको दोषी करार दिया? रसेल को। क्वेश्चन नंबर 31, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन क्षेत्र का जो अंतिम जो युद्ध समाप्त हुआ था, जो उनका राष्ट्रपति था वो था कौन? निक्सन था। यानी हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन जो है वो किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक। किसका था? क्रांतिकारी धार्मिक। यानी हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? यानी गदर पार्टी का जो स्थापना किया था वो लाला हरदयाल ने किया था और ये 1913 को किया था। ठीक। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इसी जो है इसी हत्याकांड के बाद जो एक कानून जो पारित किया था, जो रॉलेट एक्ट, जिस रॉलेट एक्ट कानून को जो है काला कानून के रूप में भी जाना जाता था। महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून भी कहा था। यानी इस जो रॉलेट एक्ट कानून है, ये कानून के तहत ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति संदेह के आधार पर अगर मिले तो उसको गिरफ्तार किया जाए। और जिसने इस कानून का विरोध भी किया था गांधी जी ने, तो इसी को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को जो है गांधी जी ने काला कानून का भी नाम दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ का जो समझौता हुआ था वो 1916 को हुआ था। ठीक है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 37। सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव रखा। कब प्रस्ताव रखा गया था इसका? यानी दिसंबर 1920 को, यानी नागपुर
अधिवेशन में जो है अधिवेशन पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में जो है खिलाफत आंदोलन जो है ये जो है 1920 में हुआ था, और इसका जो समर्थन था वो तुर्की शासक, कौन था इसका समर्थन? खिलाफत आंदोलन का जो समर्थक था वो तुर्की देश के शासक थे, वो समर्थन में शुरू हुआ था। उसी के समर्थन में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तुर्की के शासक के समर्थन में 1920 में हुआ था। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये यात्रा जो है सबसे पहले महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से जो है दांडी तक गया, यानी जिसको नमक सत्याग्रह दांडी मार्च, महात्मा गांधी ने इस पैदल यात्रा को यानी 24 दिन में पूरा किया था, साबरमती आश्रम से दांडी तक। तो उसी के अंतर्गत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुरू हुआ। तो दांडी तक जो है क्या किया, दांडी तक यानी 1930 में यात्रा शुरू किया था, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, पुनः स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये लाहौर 1929 में हुआ था, ठीक है। ये 1 दिसंबर 1929 में हुआ था, जो नेहरू जी ने जो है राबड़ी नदी के किनारे पर जो है अपना देश का जो है तिरंगा लहराया था वहीं पे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, 1929 में लाहौर में, ठीक है। नेहरू जी ने राबड़ी नदी के जो है किनारे पर जो है तिरंगा लहराया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? जो राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक जो संघ का स्थापना हुआ था, जो आरएसएस का जो स्थापना हुआ था वो किसने कब हुआ था? 1925 में। और इसका स्थापना करने वाले जो थे वो केबी हेड गेवार था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी बी, 1925 केबी हेड गेवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? तो एक आंदोलन चला था जिस आंदोलन का नाम था बारदोली आंदोलन, और बारदोली आंदोलन के अंतर्गत ही जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि यानी किसान आंदोलन में दी गई थी, बारदोली। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे, बारदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंपा विरोध कब हुआ? तो रंपा विरोध जो चला गया था वो कब हुआ था? वो 1916 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वो 1770 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। कौन कौन? हेम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, देखो मुंबई में जो सबसे पहली बार जो सूती मिल का जो कारखाना का स्थापना हुआ था वो 1854 में हुआ था, ठीक है। तो 1854 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो 1917 में जो जो जूट जो है पहली बार जो जूट मिल जो है स्थापित जो क्या किया गया था वो वेस्ट बंगाल यानी हमारा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में जो हम लोगों का कोयला का जो है, कोयला उद्योग का जो शुरू हुआ था, वो शुरू किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1814। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी गलती हो गया, मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 1800 सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक टाइपिंग की वजह से 1914 हो गया, लेकिन ये इसका राइट आंसर होगा 1814। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो जमशेदपुर जो है, जो कंपनी की जो इसकी स्थापना हुई थी, वो 1907 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर का स्टेशन का जो स्थापना हुआ था, वो हुआ था 1910 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए 50 के बाद आगे चलते हैं हम लोग। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? देखो इंग्लैंड में क्या हुआ, उस समय जो पहले जो था, यानी 1918 से पहले जो था, स्त्री यानी महिलाओं को और पुरुषों को जो है मताधिकार का जो प्राप्ति हुआ था, वो 1918 में जो है मताधिकार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था इंग्लैंड में मताधिकार स्त्री और पुरुष को? तो 1918 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी भारत जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, उसको हम लोग AITUC भी बोलते हैं। जो इसका जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। हम लोग किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। चलिए फिर उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए जो पहला जो फैक्ट्री एक्ट का पारित हुआ था, वो 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881। यानी हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 है, समन्ती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो यानी समांती जो व्यवस्था से जो हटकर जो है, यानी शहरी व्यवस्था में जो प्रवृत्ति हुई थी, वो था प्रगतिशील प्रवृत्ति थी। क्या था? प्रगतिशील प्रवृत्ति था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? यानी जो शहर को जो है आधुनिक व्यक्ति का जो क्षेत्र माना जाता है, वो किस प्रकार माना जाता है? तो वो माना जाता है प्रभाव क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? प्रभाव क्षेत्र का। ठीक, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थाई कृषि का जो प्रभाव जो है, उसका जमाव का जो संभव हुआ, जो उसका संभव हुआ, वो संपत्ति के किससे? संपत्ति से ही संभव हुआ। अस्थाई कृषि का प्रभाव जो है संपत्ति से ही संभव हुआ था। तो संपत्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57
क्वेश्चन नंबर 57 में है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो किस प्रकार? मुद्रा प्रधान प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम लोग किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल में, यानी क्वेश्चन नंबर 58, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो आधुनिक काल में जो औद्योगिकरण जो है वो किसके शहरीकरण के स्वरूप में ग्रहण किया था? किसके? शहरीकरण के जो है स्वरूप ग्रहण किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 में, क्वेश्चन नंबर 59 है, जनसंख्या का घनत्व अधिक कहाँ होता है? तो क्वेश्चन में है कि जनसंख्या का जो सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है महानगर में, यानी जो शहर जो है जो शहर मतलब एक बड़ा शहर के रूप में जो है जाना जाता है, जिसको महानगर कहा जाता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो है महानगर में होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, 1810 से 1880 तक लंदन में आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी? यानी जो लंदन की जो आबादी थी 1810 से 1880 के बीच में, जो मतलब 1810 से बढ़ते बढ़ते जो गया 1880 तक, तो लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ 10 लाख तक था। तो 10 लाख तक बढ़ कर के कितना गया 1880 में? ठीक है, कितना तक पहुंचा था? तो ये जो पहुंचा था ये 40 लाख समथिंग, 40 लाख तक पहुंचा था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 लाख, यानी ये लगभग अनुमान के तहत, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो लंदन में जो है कंपल्सरी कर दिया था, प्राथमिक शिक्षा जो है लागू हुआ था। वो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1870 ईस्वी में, यानी ये जो है प्राथमिक शिक्षा जो है ये कंपल्सरी कर दिया था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा तो किस वर्ष किया था? 1870 में किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो जो सामाजिक वर्ग जो है, यानी बुद्धिजीवी जो वर्ग है, यानी कौन सा मतलब रूप से जो है उभर कर आया है? तो सबसे ज़्यादा जो है बुद्धिजीवी वर्ग के जो है रूप में जो उभर करके आया है वो मध्यम वर्ग के लोग। कौन से समाज वर्ग के लोग? मध्यम समाज के वर्ग के लोग जो है बुद्धिजीवी रूप के वर्ग में उभर कर आया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? यानी जो पूंजीपति जो वर्ग के लोग होते हैं, जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग होते हैं वो किस वर्ग को शोषण करता है? शोषण का मतलब है क्या कि किन वर्ग के लोगों को जो है मतलब उनका ज़्यादातर फायदा लेता है, किस वर्ग के लोगों को। ठीक है, तो वो ज़्यादातर पूंजीपति जो लोग होते हैं, जैसे बड़े बड़े कारखाना खोलते हैं तो उसके लिए जो है बहुत सारे कारीगर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कारीगर की ज़रूरत होती है, तो ये पूंजीपति वर्ग के जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर मजदूर वर्ग यानी श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं इनको ज़्यादा शोषण हुआ है। कौन? श्रमिक वर्ग के लोग ज़्यादा शोषण हुआ है, यानी पूंजीपति वर्ग के लोग, इन्हीं लोगों पर सबसे ज़्यादा जो है शोषण किया हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था? देखो जो प्राचीन काल था,
ठीक है। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में जो है, जो स्थल जो स्थल मार्ग जो था एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था, तो वो जो होता था वो रेशम मार्ग से होता था। कौन से मार्ग से? रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी के साथ फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? यानी विश्व बाजार में जो वर्ल्ड मार्केटिंग होता है, वर्ल्ड मार्केटिंग में जो है सबसे ज़्यादा जो कौन सा शहर जो है उभर कर आया था, तो उस शहर का नाम है एलेक्जेंड्रिया। क्या नाम है? एलेक्जेंड्रिया नाम है, जो सबसे ज़्यादा जो है विश्व बाजार यानी विश्व जो बाजार है, वो यही शहर है जो सबसे उभर कर सामने आया है, अलेक्जेंड्रिया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन ए, वो नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो सबसे बड़ी जो क्रांति थी वो औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। तो आगे चलते हैं फिर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 67, कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? देखो, गिरमिटिया मजदूर क्या होता था, हम बताते हैं। गिरमिटिया मजदूर क्या होता था, जो कम रेट में, ठीक है, कम रेट में मजदूरों को उठाता था और उतने दिन के लिए उसको फिक्स के रूप में जो है काम करने के लिए उसको लेके चला जाता था। तो वही कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में? तो बिहार के जो है ज़्यादातर जो है उसको जो है उत्तरी क्षेत्र में भेजते थे, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो है उत्तरी क्षेत्र में, और सबसे कम जो भेजे जाते थे वो पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? यानी विश्व बाजार जो वर्ल्ड मार्केटिंग है उसका विस्तार जो है आधुनिक काल में किस समय शुरू हुआ था? तो विश्व बाजार यानी वर्ल्ड मार्केटिंग जो है, वर्ल्ड मार्केटिंग का जो है आधुनिक काल में सबसे जो है किस समय हुआ था? 18वीं शताब्दी में। सब वहीं से 1800 शताब्दी से ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? यानी जो विश्वव्यापी था आर्थिक संकट जो हुआ था वो मतलब किस वर्ष होने किस साल हुआ था? तो वो जो हुआ था 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, आर्थिक संकट मंदी यानी आर्थिक संकट होता है कि मंदी जो होता है के कारण यूरोप में कौन कौन सी नई कौन सी नई नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो देखो, आर्थिक यानी मंदी जो होता है, आर्थिक मंदी जो है यूरोप में जो है नई शासन प्रणाली का जो उदय जो हुआ था वो फांसीवादी और फांसीवादी नाजीवादी शासन में। ठीक है, फांसीवादी नाजीवादी शासन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वो 1944 में हुआ था। ठीक है, 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम लोग ऑप्शन नंबर सी में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, भूमंडलीकरण भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? देखो, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1990 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ये कौन सा? ये यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने एक पत्र का संपादन जो किया था, महात्मा गांधी ने एक पत्र का जो, सॉरी एक सेकंड,
जो संपादन किया था वो किया था यंग इंडिया का। किसका? यंग इंडिया। चलिए इसी के साथ बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं 75। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो ये जो है अमृत बाजार पत्रिका था एक, ठीक है, जो रातों रात जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत जो है ये अपना ही मतलब लैंग्वेज ही चेंज कर दिया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो ये जो है मोर्का पोलो ने पहुंचाया था। ये यूरोप में मोर्का पोलो ने पहुंचाया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेवर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेवर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अभी हमारे ऑफलाइन के बच्चे ने इसका आंसर भी दे दिया। तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक, गुटेवर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए बी के साथ चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? जो गुटेनबर्ग जो है सबसे पहले जो है जो छपाया गया उसका किताब था यानी पुस्तक था, उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था बाइबल। क्या नाम था? बाइबल नाम था। और ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर 79। इंग्लैंड में मुद्रण का कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में जो मुद्रण कला जो पहुंचाने वाला था वो कैक्सटन था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था ये? तो ये जो कहा था ये मार्टिन लूथर ने कहा था। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई हुई महानतम देन है और ये सबसे बड़ा तोहफा भी है। तो ये किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था वो फ्रांस के दार्शनिक था। कहाँ का? कहाँ? फ्रांस का दार्शनिक था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले जो मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो चीन देश में हुई थी। किस देश में? चीन देश में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों से यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई थी? तो वो चीन देश था। कौन सा देश था? चीन देश था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला देखो सबसे पहले संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और ये कोयला जो है कोयला हमारा नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन ये हमारा ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट हो गया। तो नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 84 का ए हो जाएगा। तो हम लोग ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्न में कौन सा संसाधन है? जो सौर ऊर्जा है वो निम्न में कौन सा संसाधन? तो वो
जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 86 में है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते थे। यानी तट रेखा जो था वो 200 किलोमीटर क्षेत्र सीमा का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। जो डाकुओं होता था तो उनका क्या अर्थव्यवस्था होता था, उसका अर्थव्यवस्था जो होता था वो किससे संबंधित होता था। तो उसका जो संबंधित होता था संसाधन के नियोजित दोहन से। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो ये जो है 19.2 किलोमीटर हो जाएगा। 19.2 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। इसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य संसाधन है। तो पंजाब में भूमि का जो निम्नीकरण जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई पंजाब में जो निम्न मतलब जो मुख्य जो है वो अधिक सिंचाई के कारण जो है वो निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौपाली कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सौपाली कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ये उत्तराखंड में है। सबसे ज़्यादा सौपाली खेती जो कृषि जो होती है वो उत्तराखंड में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा तो सबको जानते होंगे तुम लोग भी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, यानी मरुस्थलीय उस कहा जाता है जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो इसलिए मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है तो निम्न में कहाँ है, वो राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ फिर आगे चलते हैं हम लोग। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मेढक की जो प्रजनन है उसको रोकने वाला जो है रसायन जो है वो एंड्रेन है। कौन है, एंड्रेन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, काली मृदा का पूरा नाम क्या है। काली मृदा का पूरा नाम है कपास की खेती। ठीक है, कपास की खेती यानी कपासी जिसको मिट्टी भी बोली जाती है, जिसमें ज़्यादा कपास की जो खेती होती है। ठीक है, इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो रेगुन है। क्या नाम है, रेगुन नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95 ना, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से निहित होता है। तो 96.5। और मैंने ऑफलाइन क्लास में भी मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है बहुत बार इसे, और बहुत बार मैंने सभी बच्चों को बताया भी है कि जो है जल का जो है कुल प्रतिशत भाग महासागरों में जो है 96.5% जो है कुल जल की महासागरों में निहित है। मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बार बार ये क्वेश्चन बोला है और मैंने सभी बच्चों को एक एक करके खड़े करके जो है मैंने बोला भी था ये क्वेश्चन। और ये जो है अच्छे खासे स्टूडेंट ने इसका जवाब भी दिया था, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को जो है बार बार रिपीट करके उन लोगों को पूछा था। ठीक, तो डी नंबर इज ए राइट आंसर। हम लोग डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बधों को कितने
किसने भारत का मंदिर कहा था? यानी देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का मंदिर जो है बांधों को कहा गया। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हम कि देश के जो बांध है उस बांध को जो है भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ये भी मैंने ऑप्शन ऑफलाइन क्लास में बताया है, बार बार बताया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी 65% हो जाएगा। ठीक, हम लोग सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का सकेंद्र बड़ा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्सेनिक है। ठीक है, हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो भारत में 2001 के मतलब इसमें देखेंगे तो इसका भौगोलिक जो क्षेत्र वन का विस्तार है वो 19.27 है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का प्रतिशत कितना है? तो ये रिपोर्ट के आधार पर जो वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर जो है भारत में जो है 20.7% भौगोलिक क्षेत्र में जो है इसका जो है मतलब इसमें रिपोर्ट में है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। तो यहीं से हम लोग आज क्लास एंड करते हैं। ये हमारा पहला पार्ट था। फिर एसएसटी का जो है सामाजिक विज्ञान का जो है दूसरा पार्ट भी हम बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे। बस जो है एग्ज़ाम से पहले हम लोग रिलीज़ कर देंगे पार्ट 2। उसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा। तो पार्ट 3 भी आने का संभावना है। तो यानी पार्ट 1 2 3 तक अगर आता है तो ये पार्ट 1 2 3 तक जो बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन को देख करके तैयारी करेंगे तो ये हम 100% कहते हैं कि 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव आएगा। और इसमें से क्या है कि ऑब्जेक्टिव को विस्तार रूप से समझाया भी जाता है तो इससे सब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाती है, जिससे बच्चों को सब्जेक्टिव में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी आराम से लिख सकता है। तो जो ऑब्जेक्टिव में समझाया गया है वो सब्जेक्टिव में भी बच्चे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 100 नंबर में से हम लोग इतना तक कहते हैं कि पार्ट 1 2 3 अगर सामाजिक विज्ञान का देख लेता है बच्चा तो 100 नंबर में से हम 100% ये इस चीज़ का दावा करते हैं कि 95 मार्क्स तक ला सकता है। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान दें कि हमारे इस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान का क्लास जो है ज़रूर देखें और एंड तक ज़रूर देखें। और हमारे जेएसएस लर्निंग पॉइंट को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हम लोग पार्ट 1 का क्लास यहीं से ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके आते हैं। तो आज यहीं से समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। तो इसलिए सभी बच्चों को खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं।